Hello students, so in last lecture we discussed about the birth control methods means contraceptive methods जिसमें हमने नेचुरल मेथड्स को डिस्कस किया था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बैरियर मेथड्स एंड इन लास्ट वी डिस्कस दी permanent method which is also called a surgical method. In case of female it is tubectomy, in case of male it is vasectomy. So today's topic is MTP, medical termination of pregnancy. So students, MTP होता क्या है कि जब हम अपनी मीन्स इंटेंशनल या वॉलुंटरी हमारी इच्छा से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स कि कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, उसको कोई दिक्कत है या फिर जो फीटस है उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, मीन्स डॉक्टर्स को लगता है कि वो हेल्दी नहीं होगा, वो या सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ऐसे केस में उस जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इंड्यूस मीन्स हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उसको इंड्यूस किया गया है, ठीक है। अबॉर्शन तो क्या होता है कि जो फीटस है वो यूट्रस में होल्ड नहीं हो पाता और अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है, वो नेचुरली होता है अबॉर्शन। लेकिन अगर ये एमटीपी क्या है, ये इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, ठीक है, क्लियर है। तो वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियंस जो एमटीपी है वो हर साल की जाती है, ठीक है। इससे क्या हुआ है, पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। लेकिन एमटीपी को लीगलाइज करने का ये मतलब नहीं था कि पॉपुलेशन को डिक्रीज करना है। जो एमटीपी है वो सर्टेन केसेज में, सर्टेन कंडीशंस में डॉक्टर के सुपरविजन में की जाती है, ठीक है। एक्सेप्ट और लीगलाइज इज ए डिबेट ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज, ठीक है, कि इसको एमटीपी को लीगलाइज करना ये कई सारे इश्यूज को खड़ा करता है। उसमें आपका इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस व्यू भी है, ठीक है। जैसे आयरलैंड एक कंट्री है, उसके अंदर जो एमटीपी है वो लीगलाइज नहीं है, ठीक है। मीन्स कोई भी कैसी भी कंडीशन हो एमटीपी नहीं की जाती, मीन्स जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता इन एनी केस, ठीक है। रिसेंटली एक केस हुआ भी था कि एक इंडिया की लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसको कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो उन्होंने उसमें अपील की डॉक्टरों से, जाके डॉक्टरों को रिपोर्ट किया, तो डॉक्टरों ने भी देखा, चेक किया, हाँ भाई इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। लेकिन जो आयरलैंड का लॉ है उसमें कहीं पे ये मेंशन ही नहीं है कि एमटीपी हो, क्योंकि वहाँ पर एमटीपी बिल्कुल बैन है, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन में जो लेडीज थी ड्यूरिंग डिलीवरी उसकी डेथ हो गई थी, उस लेडीज की। उस बाद में कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे उसको लेकर, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में क्या हुआ था, एक लॉ बना दिया गया कि सर्टेन कंडीशंस के अंदर डॉक्टर को लगेगा कि प्रेगनेंसी से जो मदर है उसको कोई दिक्कत है या फिर जो फीटस है उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है, मीन्स वो बर्थ के बाद सरवाइव नहीं कर पाएगा या उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिसऑर्डर होगा, ठीक है, जिससे वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, तो उस केस में डॉक्टर एमटीपी कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज कब हुआ था, ये लीगलाइज 1971 में विद स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने 1971 में एमटीपी को लीगलाइज कर दिया, लेकिन स्ट्रिक्ट जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो उस पर लगा दी गई ताकि जो लोग हैं वो उसका मिसयूज ना कर सके। कि भाई कोई हॉस्पिटल में गया, उसने ये पता लगवाया कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, और फीमेल है तो उसको फिर उसकी टर्मिनेशन करवा दिया प्रेगनेंसी का, तो ऐसा वो ना कर पाए, ऐसी स्ट्रिक्ट लॉ बना के उसको लीगलाइज किया गया 1971 में, ठीक है, क्लियर है। एमटीपी राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, फेलोर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, रेप्स, प्रेगनेंसी विच में फीटल टू मदर और फीटस। किस किस केस में की जाती है, जो रेप वगैरह के केसेस हो जाते हैं उसमें एमटीपी करने की डॉक्टर के पास वो होती है, राइट्स होते हैं, ठीक है। उस केस में वो क्या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है,
ठीक है, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो उसने यूज किए थे वो उनका फेलियर हो जाए, वो फेल हो जाए। ठीक है, जो प्रेगनेंसी है एमटीपी जो है वो कब तक सेफ है? दिस मेथड इज सेफ विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक, मीन्स पहले जो 3 महीने हैं वो, और अगर उससे ज़्यादा जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाता है, तो वो रिस्की हो जाएगा, अबॉर्शन आर रिस्कियर। ठीक है, क्लियर है? तो उसमें फिर डॉक्टर एक्सपर्ट जो होंगे वो उसको देख के बताएंगे कि भाई ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दी डॉक्टर्स। ठीक है, क्लियर है? इलीगल, अनक्वालिफाइड, क्वैक्स, अनसेफ और फेटल अवॉइडेड बाय काउंसलिंग। मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस फॉलोड बाय एमटीपी अवॉइडेड। ठीक है, जो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक होती थी जिसमें एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसको इंजेक्शन के थ्रू निकाल के और उससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, पहले उसको यूज किया जाता था, लेकिन जो अब है वो एमनियोसेंटेसिस की जो टेक्निक है वो बिल्कुल बैन है, वो टेक्निक कोई भी यूज नहीं कर सकता, वो इलीगल है। ठीक है, अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है तो उसको सजा मिलती है। ठीक है, तो ये था आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि जब डॉक्टर्स वॉलंटरी अपने खुद से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, क्लियर है? और जो एमटीपी का जो लॉ था वो कब पास हुआ था? 1971 में, विद स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फेटिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एसटीडीज, ये क्या होती हैं कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स उससे जो डिजीज स्प्रेड हो सकती हैं डायरेक्ट, जब मेल और फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो कांटेक्ट में आने से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई डिजीज होती है, तो उनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, डिजीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, और वनरल डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इसके अंदर क्या क्या आते हैं आपके? एसटीडी, वीडी, वनरल डिजीज और आपका आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल है एसटीडीज के? गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पिस है, क्लेमाइडियासिस है, जेनाइटल वार्ट्स है, ट्राइकोमोनाइसिस है, हेपेटाइटिस बी है और एचआईवी है। ठीक है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो आपका हेपेटाइटिस बी और एचआईवी है, एड्स। ठीक है, क्लियर है? अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे जो एसटीडी है वो एक से दूसरे पर्सन को हो सकती है, उसके क्या क्या चांसेस हैं? सबसे पहला है तो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, 2 पर्सन है उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उसमें एक अगर इन्फेक्टेड है तो उससे दूसरे को जो हेल्दी है उसको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा है शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल्स, मीन्स एक जो इंजेक्शन है उसकी निडल से ही हमने एक जो हेल्दी पर्सन था उसको लगा दी, किसकी? जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसकी निडल हेल्दी पर्सन को लगा दी जाएगी तो उससे भी जो आपका इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, थर्ड है शेयरिंग दी अनस्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कि सपोज डॉक्टर्स ने एक सर्जरी परफॉर्म की, एक सर्जरी कर रहे हैं वो, तो उसमें जब वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, सीजर वगैरह जो भी होती हैं, ठीक है, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, उन्होंने वो जनरली तो क्या करते हैं, उनको क्या करना होता है, एक सर्जरी की और उनको बाद में स्टेरलाइज किया जाता है। ठीक है, वो या तो ऑटोक्लेव यूज करते हैं या फिर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके, या फिर जो भी उनका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, मीन्स उनको इन्फेक्शन फ्री बनाया जाता है। ठीक है, कि उनके ऊपर कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया ना रहे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे। लेकिन अगर कोई डॉक्टर एक सर्जरी की, उस पर्सन को इन्फेक्शन था और उसी सर्जरी के आपके जो इंस्ट्रूमेंट थे उससे कोई हेल्दी पर्सन था, उसकी भी सर्जरी कर रही, तो उस केस में भी जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड पर्सन से जो आपका हेल्दी पर्सन है उसमें जा सकता है। ठीक है,
फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड हमने किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दिया, ठीक है, उसको चढ़ा दिया, तो उससे भी जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है वो बढ़ जाएंगे। मींस इन्फेक्शन है वो हेल्दी पर्सन को हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है। फिर है आपका इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, कि मदर है वो इन्फेक्टेड है तो उससे फीटस को भी हो सकता है। क्यों हमें पता है? क्योंकि जो मदर का जो ब्लड है और जो फीटस का जो ब्लड है वो क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टेड मदर से फीटस को भी हो सकता है। फिर है एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्ट्स अदर्स आर क्यूरेबल, इनका कोई क्योर नहीं है, इनका इलाज संभव नहीं है। कौन कौन सी? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और आपका एड्स, HIV इन्फेक्शंस, ठीक है। ये सारी क्या है? नॉन क्योरेबल। बाकी जितनी भी हैं आपकी क्लेमाइडियासिस है और आपका सिफिलिस है, ट्राइकोमोनाइसिस है, इनका क्योर हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर किसी को कुछ ऐसे सिम्टम लगे तो उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एसटीडीज में होता क्या है स्टूडेंट्स कि मोस्ट ऑफ दी जो पर्सन होते हैं वो हेजिटेट कर जाते हैं। मीन्स वो सोचते हैं कि डॉक्टर को बोलेंगे या फैमिली को बोलेंगे तो उनको क्या लगेगा, मीन्स वो क्या सोचेंगे, ऐसे करके मीन्स जो है वो खुल के अपनी बात जो है वो रख नहीं पाते, ठीक है। ना तो वो अच्छे से डॉक्टर को बता पाते हैं, ना वो फिर किसी अपने जो पेरेंट्स हैं उनको बता पाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो उनको डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या है। अगर किसी को एसटीडी है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। ईचिंग है, खुजली हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है जेनाइटल रीजन में, ठीक है। तो जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है? ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन दी जेनाइटल रीजन। सेकंड है एसटीडी रिमेन एसिम्प्टोमेटिक इन फीमेल एंड रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। जो फीमेल्स होती हैं उसमें एसटीडी के कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते और वो कई दिनों तक क्या रहती है, आपका अनडिटेक्टेड रहती है। मीन्स अगर उसको चेक भी किया जाता है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाती इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। इन लेटर स्टेज बाद में इट मे लीड्स टू पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज, बाद में आपका जो पूरा पेल्विक रीजन है उसके पूरे के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसको फिर क्या बोल देंगे? PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। अबॉर्शन हो सकता है, मीन्स प्रेग्नेंट वोमेन है और उसके पेल्विक रीजन में क्या हो गया, ये इन्फेक्शन हो गया तो उससे अबॉर्शन भी हो सकता है। स्टिल बर्थ भी हो सकती है, मीन्स एकदम से उसको डिलीवरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? आपका यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होके फैलोपियन ट्यूब में हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, की इनफर्टिलिटी की कंडीशन भी हो सकती है। मीन्स जो वो फीमेल है वो कभी भी फिर क्या नहीं हो पाएगी, माँ नहीं बन पाएगी, ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है वो कॉमन है इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। फीमेल्स के केस में सर्वाइकल कैंसर है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके प्रिवेंशन क्या है, कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है एसटीडी को, ठीक है। सबसे पहले तो अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, कि जो अननोन पार्टनर्स हैं या फिर मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि हमें नहीं पता वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ऑलवेज यूजिंग कंडोम ड्यूरिंग कोइटस, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हमेशा कंडोम यूज करना चाहिए, जिससे आपका कॉन्ट्रासेप्टिव भी होगा, मीन्स बर्थ कंट्रोल भी होगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी भी नहीं होगी और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे भी आप बच सकते हो। मीन्स डबल प्रोटेक्शन है वो इससे मिलेगी, ठीक है। ये इजी टू यूज है, इजी टू आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। थर्ड है इन केस ऑफ डाउट कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर
अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, अगर आप जितना जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करोगे तो उतना जल्दी इनको क्योर करना इजी होगा। ठीक है, अगर अर्ली स्टेज में पता लगता है तो देयर आर सम चांसेस कि वो हम क्योर कर पाए, डॉक्टर है वो उनको क्योर कर पाए। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई डाउट होती है तो डॉक्टर को जल्द से जल्द कंसल्ट करना चाहिए। गेटिंग कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डायग्नोस डिजीज, की जो डिजीज है उसका डायग्नोस के बाद कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये नहीं है कि 1 वीक लिया, 2 वीक लिया, थोड़ा लगा कि आराम है और फिर उसको बीच में छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मीन्स जो ट्रीटमेंट है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और आपका था MTP। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? वो डिजीज जो ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने से एक पर्सन इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में जा सकती हैं। उसके कोई और रीजन भी हो सकते हैं, वो भी हमने देखे कि जो इन्फेक्टेड नीडल है उसको शेयर करने से, या फिर अनस्टेरलाइज जो सर्जरी के जो इक्विपमेंट है उनको यूज करने से। ठीक है, और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या प्रिवेंशंस हैं, ये सब हमने देखा। ठीक है, सो इन लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मीन्स कि कई कपल्स ऐसे होते हैं जो अपनी जनरेशन है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। मीन्स उनके जो चाइल्ड है वो नहीं हो सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल कपल। ठीक है, जिनको बच्चे नहीं हो सकते उनको बोलते हैं इनफर्टाइल कपल, और या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है मीन्स। ठीक है, क्योंकि जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तब भी हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी। व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया, एस्पर्मिया। ठीक है, अगर किसी मेल के अंदर जो स्पर्म है उसकी काउंट कम है, या उसके स्पर्म में जो उसके स्पर्म है उनकी शेप सही नहीं है, उनकी मोटिलिटी कम है, तो कई सारे इश्यूज होते हैं, कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है मेल में भी एज वेल एज फीमेल में भी, कि भाई यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, तो इस कारण से जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाती। ठीक है, तो उन कपल्स के अंदर क्या होती है? इनफर्टिलिटी। ठीक है, क्लियर है? तो उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, जिससे उनकी जो इमोशनल सोशल लाइफ है वो तो डिस्टर्ब होती ही होती है। ठीक है, क्लियर है? और सभी चाहते हैं कि भाई उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़े, उनका खुद का बच्चा हो। ठीक है, तो साइंस है उसने बहुत डेवलप किया, बहुत तरक्की की, और अब ऐसी कई सारी टेक्निक्स है जिससे उन डिजीज़ को, जो उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेल में या फीमेल में, उनको दूर करके, और दूर नहीं हो सकती तो कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिनकी हेल्प से वो इनफर्टाइल जो कपल है वो भी फर्टाइल हो सकते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसमें व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, आपने सुना होगा कॉमनली कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, वो सब हम इसके अंदर कल डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी दी लास्ट लेक्चर ऑफ योर 4th चैप्टर। ठीक है, कल ये जो हमारा चैप्टर है नेक्स्ट लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। देन वी विल डिस्कस, वी विल स्टार्ट दी न्यू यूनिट। ठीक है, हमारी जो 2nd यूनिट है वो हम स्टार्ट करेंगे, वो इंटरेस्टिंग यूनिट है, जेनेटिक्स हम उसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।